Students, are you able to see the screen? क्या आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? In last class, we studied the Vice President of India, how he functions, what is the procedure of appointing a Vice President and President, and we also studied what is the President role in choosing the Prime Minister, how he appoints Prime Minister, and what are the functions of Prime Minister. If you have any problem regarding these topics, you can ask me. अगर आपको इन पिछले टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं. So I think nobody has problem. So we'll continue. Prime Minister and Council of Ministers. Okay, no discussion of government or politics in India would normally take place without mentioning in one office the Prime Minister of India. Can you imagine why this is so? कोई सा भी डिस्कशन जो है इंडिया के अंदर गवर्नमेंट हो पॉलिटिक्स की या चीज़ें जो नॉर्मली एक ऑफिस को मेंशन किए बिना नहीं होता वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. अब ऐसा क्यों होता है? हमने पहले ही पढ़ लिया था कि प्रेसिडेंट कैसे काम करता है, ठीक है, क्या उनकी पावर्स होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पावर्स क्या होती है, कैसे उनकी एडवाइस पे प्रेसिडेंट जो है अपने डिसीजन लेते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ये भी हमने पढ़ा था. और दोनों को इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं वो दोनों के ही होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो या प्राइम मिनिस्टर हो, जिसके बेसिस पे इंडियन गवर्नमेंट जो है वो काम करती है. We have already seen earlier in this chapter that the President exercises his powers only on the advice of Council of Ministers. हमने देखा था कि प्रेसिडेंट जो है उनकी अलग पावर्स होती हैं. प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज पावर्स ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे ही जो है प्रेसिडेंट काम करते हैं. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन चलाते हैं? प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं उनके. Therefore, as head of the Council of Ministers, the Prime Minister becomes the most important functionary of the Government of India. इसीलिए प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो हेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाते हैं गवर्नमेंट का हमारी कंट्री के अंदर. ठीक है. In the parliamentary form of executive, it is essential that the Prime Minister has the support of the majority in the Lok Sabha. अब पार्लियामेंट्री फॉर्म चलती है हमारे एग्जीक्यूटिव की. एग्जीक्यूटिव जो हमारा चैप्टर है उसमें बताया था कि क्या होता है एग्जीक्यूटिव, जो इम्प्लीमेंट करवाते हैं फंक्शंस को. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव चल रही है तो प्राइम मिनिस्टर बहुत ही ज़रूरी एक चीज़, एक एसेंशियल पार्ट है जो सपोर्ट करे, जिसको सपोर्ट करे मेजॉरिटी लोकसभा के अंदर. दिस सपोर्ट बाय द मेजॉरिटी ऑल्सो मेक्स द प्राइम मिनिस्टर वेरी पावरफुल. ये जो सपोर्ट होता है इससे प्राइम मिनिस्टर बहुत पावरफुल हो जाते हैं. The moment this support of majority is lost, the prime minister loses the office. जिस ही क्षण, जिस ही टाइम ये मेजॉरिटी हट गई प्राइम मिनिस्टर से, तो उसी समय वो अपना ऑफिस जो है सरकार गिर जाती है और ऑफिस नहीं रहता उनका. For many years after independence, the Congress party had the majority in लोकसभा. कई सालों तक आज़ादी के बाद में लोकसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी को मेजॉरिटी मिली है, बहुमत मिली है. एंड इट्स लीडर वुड बिकम द प्राइम मिनिस्टर. और जिसको बहुमत मिलती है उसी का लीडर जो है प्राइम मिनिस्टर बनता है. Since 1989, there have been many occasions when no party had majority in Lok Sabha. और 1989 के बाद में कई सारे ऐसे occasions आए जब बहुमत नहीं मिली है लोकसभा में किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को.
Various political parties have come together and formed a coalition that has majority in the house। और हमने जैसे पढ़ा था, जब बहुमत नहीं मिलती है तो जो पार्टीज मिलकर के अपनी सरकार बनाना चाहती हैं, जो बहुमत, जैसे कि एक पार्टी को इतने % वोट मिले, दूसरी पार्टी को थोड़े कम मिले, मेजॉरिटी के लिए थोड़े से वो कोलिएशन यानी कि गठबंधन कर लेते हैं, तो उसके हिसाब से सरकार बनती है। वैसे ही यहाँ पे कई बार हुआ भी है। In such situations, a leader who is accepted to most partners of the coalition becomes the prime minister। अब क्या होता है, इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं, जहाँ पर गठबंधन की सरकार होती है, वहाँ पर किसी एक लीडर को जो सारे पार्टनर्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, वही जो व्यक्ति है प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देखा जाता है। Formally, a leader who has the support of majority is appointed by the president as prime minister। और फॉर्मली देखा जाता है जिस लीडर को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है मेजॉरिटी में, वही प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर देन डिसाइड्स हु विल बी द मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और फिर उसके बाद में पहले प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया, और उसके बाद में ही प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिसाइड करते हैं कि उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन आएंगे, किसको कौन सा डिपार्टमेंट देना है। द प्राइम मिनिस्टर एलोकेट्स रैंक्स एंड पोर्टफोलियोज टू द मिनिस्टर्स। ये उनको रैंक्स देते हैं, उनका डेजिग्नेशन देते हैं, और उनके पोर्टफोलियोज जो है वो उनको देते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द seniority and the political importance, the ministers are given the ranks of cabinet minister, ministers of state और डिप्यूटी मिनिस्टर। अब कौन कितना सीनियर है उसके बेसिस पे, और कौन कितना पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट है, कौन राजनीतिक तौर पे इम्पोर्टेंट है, उस हिसाब से मिनिस्टर्स को अलग अलग रैंक्स दिए जाते हैं, अलग अलग पोजीशंस दी जाती हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर की हो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो, या डेप्यूटी मिनिस्टर हो। In the same manner, chief ministers of the state choose ministers from their own party or coalition। जैसा मैंने अभी आपको बताया था पहले भी कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो असल काम करते हैं, और वो एज अ नेशन के तौर पे असल काम करते हैं, और स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर जो है वो असल काम करते हैं। जैसे नेशन के तौर पे रियलिटी में पावर सारी पीएम के पास होती हैं, और प्रेसिडेंट से फॉर्मल एक पावर्स के वो होते हैं हैंड। उसी तरीके से स्टेट वाइज जो है चीफ मिनिस्टर के पास सारी पावर्स होती है, और गवर्नर जो है वो एक फॉर्मल हेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब प्राइम मिनिस्टर को हक मिल रहा है कि अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चूज़ करें, वो उसी तरह के स्टेट के अंदर भी चीफ मिनिस्टर के पास हक होता है कि वो अपने मिनिस्टर चुन सकें अपनी पार्टी में से, या अगर उन्होंने गठबंधन किया है यहाँ पर स्टेट लेवल पे भी, तो उनमें से भी वो मिनिस्टर्स चूज़ कर सकते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल मिनिस्टर्स हैव टू बी द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। और ये इनकी वो सबको क्या कंपल्सरी है कि वो पार्लियामेंट के मेंबर्स होने चाहिए। इफ समवन बिकम्स अ प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर विदाउट बीइंग एन एमपी, सच अ पर्सन हैज़ टू गेट इलेक्टेड टू पार्लियामेंट विद इन 6 months। अगर कोई व्यक्ति मिनिस्टर बना है, ठीक है, या प्राइम मिनिस्टर बना है जो एमपी रहा ही नहीं है कभी, ठीक है, उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर अपने आप को पार्लियामेंट के अंदर इलेक्ट करवाना होता है, इलेक्शन किए जाते हैं। ठीक है, अब there were some members in the Constituent Assembly who felt that ministers should be elected by the legislature and not selected by the Prime Minister or Chief Minister। अब कुछ लोग थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जिनको ये फील हुआ कि मिनिस्टर्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के द्वारा नहीं चुने जाने चाहिए, बल्कि इनका भी इलेक्शन करवाना चाहिए। स्विस सिस्टम अंडर विच द लेजिस्लेचर इलेक्ट्स द एग्जीक्यूटिव फॉर अ सर्टेन पीरियड। स्विस सिस्टम जो है उसके अंदर क्या होता था, लेजिस्लेचर के अंदर कुछ समय के दौरान एग्जीक्यूटिव को चुना जाता था, ये यानी कि मिनिस्टर्स को चुना जाता था। इज टू माई माइंड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द प्रोविंसेस। अब यहाँ पे जो नरेटर है उसके हिसाब से ये सही तरीका है बिल्कुल चुनने का। ठीक है, द सिस्टम ऑफ द सिंगल transferable vote is the best system that can be adopted for the appointment of the executive because in that all interest will be represented and no party in the legislature will have any occasion to feel that it is not represented। बेगम एजाज रसूल कैट, ठीक है, 17 जुलाई 1947 को उन्होंने लिखा है कि ये जो सिस्टम होगा जिसमें एक वोट ट्रांसफ़र किया जाएगा, ये सबसे बेस्ट सिस्टम है किसी भी एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करने के लिए, क्योंकि उससे क्या होगा, कोई पार्टी जो है वो लेजिस्लेचर के अंदर अपना
हक नहीं जमा पाएगी और प्रॉपरली वहाँ पर सबको मौका दिया जाएगा। अब साइज जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का वो कैसे है? बिफोर द 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, अमेंडमेंट क्या होता है? जो इम्प्रूवमेंट किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसको कहा जाता है। जो 91st अमेंडमेंट हुआ था 2003 के अंदर, वहाँ पर साइज ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर्स वर डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द एक्सिजेंसीज ऑफ टाइम एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन। अब क्या हुआ था, साइज जो था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, वो कैसे पता लगाया गया था? जो वहाँ पे इम्पोर्टेंट सिचुएशंस चल रही थी, ठीक है, और जो वहाँ पे प्रॉपर टाइम चल रहा था, जो नीड ऑफ टाइम थी, उसके अनुसार वहाँ पर डिसाइड किया गया। बट दिस लेड टू वेरी लार्ज साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा अमाउंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो बन गए, ठीक है। Besides, when no party had a clear majority, there was a temptation to win over the support of the members of parliament by giving them ministerial positions, as there was no restriction on the number of members of the council of ministers. अब कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे आपके यहाँ पर्टिकुलर लिमिट थी नहीं, तो क्या हो रहा था, लोग बाग सपोर्ट चाह रहे थे मेंबर्स का, कौन से मेंबर्स का? पार्लियामेंट का। और उनको उसके उसमें क्या मिल रहा था, लेवरेज में क्या मिल रहा था, उनको पोजीशन दी जा रही थी कि अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुमत नहीं मिली किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को, तो वो कोलिएशन की यानी गठबंधन की सरकार कर रहे थे, और उसमें वो क्या लालच दे रहे थे कि आपको हम मिनिस्ट्रियल पोजीशन दे देंगे, यानी आपको मिनिस्टर बना देंगे, ठीक है। इस तरीके से वहाँ पर जो है एक चीज़ चलने लग गई है पार्लियामेंट के अंदर, अब दूसरों का सपोर्ट पाने की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का गठन करने के लिए। क्यों होने लगा ये? क्योंकि वहाँ पर पर्टिकुलर नंबर जो है वो मेंशन नहीं किया गया था। दिस वॉज हैपनिंग इन मैनी स्टेट्स ऑल्सो, स्टेट्स के अंदर भी यही सब हो रहा था। देयर फोर एन अमेंडमेंट वॉज मेड दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शेल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। अब क्या हुआ, वहाँ पर 91st अमेंडमेंट के तहत यहाँ पर डिसाइड किया गया कि 15% टोटल मेंबर्स जो हैं उनका 15% जो है उन्हीं को मिनिस्टर्स के तौर पर अपॉइंट किया जाएगा, सबको मिनिस्टर्स नहीं बनाया जाएगा। In the chapter on the legislature, you will study in detail the various mechanisms through which Parliament controls the executive. अब legislature जो चैप्टर पढ़ेगा आगे, उसमें हम समझेंगे कि ये मैकेनिज्म जो है कैसे कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को। But remember that the most important feature of parliamentary executive is that the executive is routinely under the control and supervision of legislature. लेकिन important feature जो है parliamentary executive का वो ये है, ये याद रखना है आपको, कि ये रूटीनली कंट्रोल होता है और इसको सुपरवाइज कौन करता है? लेजिस्लेचर। मैंने 3 ऑर्गन्स बताए थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव के ऊपर किसका कंट्रोल है? लेजिस्लेचर का। सुपरवाइज कौन कर रहा है? कानून बना के कौन दे रहा है? लेजिस्लेचर दे रहा है। एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है? इस कानून को फॉलो करवाना, इम्प्लीमेंट करवाना। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा के काम के लिए। दिस प्रोविजन means that a ministry which loses confidence of the Lok Sabha is obliged to resign। अगर इसका कहने का मतलब ये है कि पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल कैसे है कि अगर ये लोकसभा का जो इनका मेन एम है काम करने का, अगर वो फुलफिल नहीं करते हैं तो इनको ये बाध्य किया जाता है कि इनको रिज़ाइन करना पड़ेगा। The principle indicates that the ministry is an executive committee of the parliament and it is collectively governs on the behalf of the parliament। इस प्रिंसिपल से हमें ये पता पड़ता है कि मिनिस्टर्स जितने भी वहाँ पे अपॉइंट हुए हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर, वो पार्लियामेंट के फंक्शनिंग के लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल है, और वहाँ गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है उसके लिए भी ये पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल है। Collective responsibility is based on the principle of solidarity of the cabinet। अब की collective responsibility किस पर बेस्ड है? कैबिनेट पर बेस्ड है, कि कैबिनेट जो है वो किस तरीके से काम कर रही है उस पर बेस्ड है। ये प्रॉपरली काम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, या इनकी जो एक तरीके से एक अग्रीमेंट जो है उस हिसाब से इनका काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, या कॉमन इंटरेस्ट जो है उसको ध्यान में रख करके काम हो रहा है, या पर्सनल इंटरेस्ट को रख करके काम नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं इसके प्रॉपरली बेस्ड होती हैं।
It implies that a vote of no confidence even against a single minister leads to the resignation of the entire council of minister। यहाँ पे ये बोला जा रहा है अगर किसी एक सिंगल मिनिस्टर के खिलाफ भी, ठीक है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस यानी कि इस मिनिस्टर को लेकर के हमें कोई सच नहीं लग रहा है कि ये सबके कॉमन राइट्स के लिए, कॉमन अपने इंटरेस्ट के लिए अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है, एक्शन कर रहे हैं, तो क्या होता है पूरी मिनिस्ट्री जो है, पूरा काउंसिल जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, इसको रिजाइन करना पड़ जाता है। इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट इफ अ मिनिस्टर डज नॉट अग्री विद द पॉलिसी और डिसीजन ऑफ द कैबिनेट ही और शी मस्ट आइदर एक्सेप्ट द डिसीजन और रिजाइन। और ये भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर कोई एक व्यक्ति भी किसी डिसीजन से खुश नहीं है तो या तो वो रिजाइन कर ले या फिर उस डिसीजन को वो मान ले। It is binding on all ministers to pursue and or agree to a policy for which there is collective responsibility। और ये भी इनको बोला जाता है कि पूरी मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्टर्स जो हैं सारे, उनको अगर कोई पॉलिसी बनाई जा रही है तो उनको अग्री करना पड़ेगा और वो पूरी तरह उसके लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं को उठानी पड़ेगी। ठीक है, समझ आया? Yes, ma'am. ओके। इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर enjoys a preeminent place in the government। इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर की बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉपुलर प्लेस होती है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द प्राइम मिनिस्टर। बिना प्राइम मिनिस्टर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं बन सकता। द काउंसिल कम्स इन टू एन एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टेकन द ओथ ऑफ ऑफिस। प्राइम मिनिस्टर के बिना ये सर्वाइव नहीं कर सकते। और जब प्राइम मिनिस्टर ही प्रतिज्ञा ले लें, ओथ ले लें, तब इनका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो फ्रेम होता है। द डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बट द डिमाइज, डिसमिसल और रेजिग्नेशन ऑफ अ मिनिस्टर ओनली क्रिएट्स अ मिनिस्ट्रियल वैकेंसी। अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई है या वो रिज़ाइन कर दिया है उन्होंने, तब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो भी डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर किसी एक मंत्री यानी एक मिनिस्टर की डेथ हो गई है या उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है तो उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक मिनिस्टर की वैकेंसी जो है वो खाली हो जाएगी। द प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये मार्क कर लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अब प्राइम मिनिस्टर जो है एक्ट करता है लिंक के तौर पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में और प्रेसिडेंट के बीच में, और साथ ही साथ पार्लियामेंट के बीच में भी। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन वन हैंड एंड द प्रेसिडेंट एज वेल एज द पार्लियामेंट ऑन अदर हैंड। पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट एक तरफ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक तरफ, और उनके बीच में ब्रिजिंग कौन कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। समझ आया? It is this role of Prime Minister which led Pandit Nehru to describe him as the linchpin of government. It is also the constitutional obligation of the Prime Minister to communicate to the President all decisions of the Council of Ministers relating to the administration of the affairs of Union and proposal legislation। और ये चीज़ जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है कि प्राइम मिनिस्टर जो है उनको बोला गया था, मतलब उनका मेन काम है कि वो प्रेसिडेंट से सारी चीज़ें जो हैं, डिसीजन जो भी लिए जा रहे हैं या कोई भी प्रपोजल रखे जा रहे हैं, वो सारे अफेयर्स यूनियन के हो या कोई भी रिलेटेड डिसीजन हो, वो सब प्रेसिडेंट से उनको डिस्कस करने ही पड़ेंगे। और इसीलिए क्योंकि ये ब्रिज की तरह काम करता है प्राइम मिनिस्टर, इसलिए पंडित नेहरू ने कहा है कि वो क्या है? लिंचपिन है गवर्नमेंट की। अब आपका काम ये है कि आप लिंचपिन का मतलब जो है वो ढूंढेंगे, और कल मैं आपसे ये पूछूंगी क्लास में कि लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट से वो क्या कहना चाह रहे हैं। ओके। The Prime Minister is involved in all crucial decisions of the government and decides on the policies of the government। अब क्योंकि सारा काम प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं तो सारे डिसीजंस वही लेंगे गवर्नमेंट के, जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट बना रही है उसमें उनका रोल मेन होगा। Thus, the power widely wielded by the Prime Minister flows from various sources: control over the Council of Ministers, leadership of Lok Sabha, command over the bureaucratic machine, access to media, projection of personalities during elections, projection as national leader during international summitry, as well as foreign visits।
अब क्या होता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास में ज़्यादा पावर्स होती हैं, तो वो क्या करते हैं, कई सारे सोर्सेज जो हैं उसमें पावर्स ये देते हैं, जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कौन कौन से काम देने हैं, क्या उनकी पावर्स रहेंगी। लोकसभा के अंदर लीडरशिप के तौर पर देखा जाता है, इनका कमांड जो है ब्यूरोक्रेटिक मशीन जो है उसके ऊपर होता है। मीडिया में कितना एक्सेस है इनका वो भी डिपेंड करता है। ये पर्सनैलिटीज़ जो हैं इलेक्शन के दौरान जब व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं कि उनको किस तरह प्रेजेंट करना है, वो भी इनके पास पावर है। और कोई नेशनल लीडर बाहर जा रहा है, इंटरनेशनल समिट है कोई, तो वहाँ पर कैसे अपने देश को प्रेजेंट कर रहा है, यानी एज अ पीएम इनको जाना पड़ता है। और कई बार इनको देश को प्रेजेंट करने के लिए भी इंटरनेशनल लेवल पे जो समिट्स या मीटिंग्स होती हैं उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करना हो, तो वो प्राइम मिनिस्टर का काम है। या कोई बाहर से फॉरेन विजिट हो रही है, यानी बाहर दूसरे देश का कोई व्यक्ति यहाँ इंडिया में आ रहा है, तो उनको भी कौन अटेंड करता है, प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी आपको रिसेंटली याद हो, लास्ट ईयर, मे बी लास्ट ईयर से पहले जो है डोनाल्ड ट्रम्प जो प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, वो आए थे इंडियन विजिट पे, और उन्होंने, उनको किसने एड्रेस किया था, जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने उनको एड्रेस किया था और उनका वेलकम किया था, कई सारी चीज़ें हुई थी। तो अगर कोई फ़ॉरेन से भी बाहर यहाँ आ रहा है, ऐसे नहीं कि हर कोई फ़ॉरेन से बाहर आ जाए, फ़ॉरेन से यहाँ पे आ जाए तो उनको ग्रीट करने के लिए मोदी जी जाएंगे, नहीं। जो कोई प्रॉपर इंटरनेशनल लेवल पे से कोई आ रहा है, यानी कि कोई दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है या प्रेसिडेंट आ रहा है, तो उनको अटेंड करने के लिए हमारे देश के पीएम को वहाँ पर हाजिर होना पड़ता है। समझ आया? Yes, ma'am. ओके, सो प्लीज़ कलेक्ट अप योर प्रॉब्लम्स फॉर टुमारो सेशन। अगर आपको इससे कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम आई हो तो आप कल मुझसे पूछ लीजिए और घर पर बैठ कर के अच्छे से इसको पढ़िएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you, ma'am.